हेलो 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या हालचाल? जल्दी से कमेंट में बताओ कि आपके क्या हालचाल है। आज हम फिर से आ चुके हैं एक बहुत ही प्यारे लेक्चर के साथ में। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट पार्ट किसका, मेटल एंड नॉन मेटल। आपका चैप्टर नंबर 3 विज्ञान का चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। उसका आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 5। क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? उसका अपन आज पार्ट नंबर 5। अब इस पार्ट नंबर 5 को मैं इंपॉर्टेंट पार्ट बोलने वाला हूं, बहुत ही इसलिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो आपके बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है संक्षारण, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं कोरोजन। तो संक्षारण से क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से देखने को मिलता है, चाहे वो एमसीक्यू में हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में, चाहे वो 1 मार्क्स का हो, चाहे 2 मार्क्स का हो, चाहे 3 मार्क्स का, कहीं ना कहीं वो संक्षारण से रिलेटेड क्वेश्चन अपने को देते ही है। और ये टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के अपन क्लास में संक्षारण को बहुत इफेक्टिव तरीके से एकदम डिटेल के अंदर कवर करने वाले हैं कि आज के बाद आपको संक्षारण के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा सा लेक्चर साइंस आचार्य वीआरवी सर के साथ, संक्षारण जिसको कि बोलते हैं कोरोजन एवं इससे सुरक्षा, ठीक है। अब अगर आपको कोई बोले ना संक्षारण क्या है, तो एक लाइन में एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूं, एक लाइन दिमाग में रखना। धातुओं का ऑक्सीकरण, क्या बोला मैंने? धातुओं का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। धातु के ऑक्सीकरण को अपन क्या बोल देते हैं? संक्षारण बोल देते हैं। एक और डेफिनेशन जो कि अपन बोलेंगे, धातुओं का वातावरणीय कारकों, ठीक है, वातावरणीय कारकों जैसे ऑक्सीजन, नमी, आर्द्रता, ठीक है, और अन्य गैसों के साथ क्रिया करके धीरे धीरे अपघटित होना संक्षारण कहलाता है। मतलब धातुओं का अपघटन होना एक तरीके का क्या है? संक्षारण है। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जब धातुएं वायु, नमी, अम्ल, ठीक है, जब धातुएं वायु, नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आके धीरे धीरे खराब होने लगती है, मतलब अपघटित होने लगती है, इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोल देते हैं? संक्षारण, कोरोजन कहते हैं। अब एक और परिभाषा, धातुओं का वातावरण के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होना, धातुओं का वातावरण के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। तो आपको जो भी डेफिनेशन इजी वे में याद होती है, जो आपको इजीली याद हो जाती है, समझ आ जाती है, तो वो आप डेफिनेशन लिख सकते हो। एक और जो मैंने सबसे पहले डेफिनेशन बोली, धातुओं का ऑक्सीकरण क्या एक प्रकार का अपना संक्षारण है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। संक्षारण में क्या होता है? धातुओं का ऑक्सीकरण होता है। तो जब धातुएं वायु, नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आकर धीरे धीरे खराब होने लगती है, मतलब अपघटित होने लगती है, तो इस प्रक्रिया को अपन संक्षारण, कोरोजन कहते हैं। परिभाषा, धातुओं का वातावरण के प्रभाव में धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। अब संक्षारण के उदाहरण देखो, कई बार बच्चों को एक मिसकंसेप्शन रहता है कि सर लोहे पे जंग लगना ही संक्षारण है, तो कहूंगा लोहे पर जंग लगना संक्षारण का एक प्रकार है, ठीक है। संक्षारण का एक अपन उदाहरण पढ़ने वाले हैं जो सबकी फर्स्ट है, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर क्या लगता है? जंग लगता है। तो लोहे की सतह पर भूरे रंग की परत बन जाती है। देखो सिंपल सी बात है, जब भी लोहे पे जंग लगेगा, जब भी लोहे पे जंग लगेगा तो उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। कुल मिला के लोहे पर भूरे रंग की परत को अपन क्या बोल देते हैं? जंग बोल देते हैं, रस्ट बोल देते हैं, ठीक है। ब्राउन कलर की जो लेयर होती है, भूरे रंग की जो परत होती है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं? जंग बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, ठीक है, रस्ट या जंग। अब ये बनती कैसे? तो देखो आयरन का, सुनना ध्यान से, आयरन का ऑक्सीजन के संपर्क में आना, ठीक है, साथ में पानी के संपर्क में आके क्या बना लेना? Fe2O3.XH2 बना लेना, Fe2O3.XH2O। अब इस रिएक्शन को जब हम बैलेंस करेंगे तो देखो इसकी बैलेंसिंग में अपने को क्या ध्यान रखना? पहली बात तो ये जो फॉर्मूला है ना Fe2O3.XH2O, ये किसका फॉर्मूला है? जंग का। यहाँ पे वाटर कितना है? X, तो X लिख दो, डन है इतनी बात। अब यहाँ पे देखो अपने को ऑक्सीजन बैलेंस करना, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, इधर ऑक्सीजन कितने? 3 है। अब क्या करें? तो देखो अगर मैं इसके आगे 3 लगा देता हूँ तो 3 इंटू 2 ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। इसके आगे 2 लगा देता हूँ, 2 इंटू 3 ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। आयरन कितना हो गया? 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया। इस XH2O को तो ऐसे देखो, XH2O पूरा का पूरा XH2O बैलेंस है ना, XH2O XH2O। अब चेक करते हैं आयरन और ऑक्सीजन, 4 आयरन है यहाँ पे भी 2 इंटू 2 4 आयरन है। ऑक्सीजन 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन है, इधर भी 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन है। मतलब ये अपने पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और बैलेंसिंग मैंने आपको कहाँ सिखाई थी? इसी यूट्यूब चैनल पे अपने प्यारे से साइंस आचार्य हिंदी मीडियम पे चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाई थी। पार्ट नंबर 3 में मैंने 15 से 17 एग्जाम्पल डिस्कस किए, जाओ वहाँ पे जाके देख सकते हो। मैं बैलेंसिंग वाला पार्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वरना प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 1 आप अच्छे से करके आ सकते हो। तो रिएक्शन देखना, 4Fe + 3O2 + XH2O gives 2Fe2O3.XH2O। कोई आपको बोले जंग, जिसको क्या बोलते हैं? रस्ट। रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो आपको क्या आंसर करना है? Fe2O3.XH2O। Fe2O3.XH2O, इसको अपन क्या बोल देते हैं? केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, जंग का रासायनिक सूत्र, ठीक है। 4Fe + 3O2 + XH2O gives 2Fe2O3.XH2O, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, तो देखो ये जंग है अपना। आगे चांदी,
ठीक है। चांदी का जब संक्षारण होता है तो चांदी किस कलर की हो जाती है? देखो लोहे का संक्षारण हुआ तो लोहे किस कलर का हो गया? भूरे रंग का, ठीक है। भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन जिसको अपन बोलते हैं, लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। चांदी जब संक्षारित होता है तो कैसा दिखने लग जाता है? चांदी जब संक्षारित हो जाता है तो काला पड़ने लग जाता है, ठीक है, काला दिखने लग जाता है। तो अब चांदी के काला होने का रीजन तो वायु में उपस्थित सल्फर यौगिकों का, वायु में उपस्थित सल्फर यौगिकों के कारण चांदी पर काली परत बन जाती है, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से, जिसको अपन बोलेंगे Ag2S। Ag2S, इस सिल्वर सल्फाइड की वजह से चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। आगे तांबे पर हरी परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत जिसको अपन बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, तांबे पर हरे रंग की परत जिसको अपन बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट की परत बन जाती है, ठीक है। इसके रिएक्शन भी देखो, ये अपना तांबा जिसको अपन बोलते हैं कॉपर, वाटर के CO2 के ऑक्सीजन के संपर्क में आके तांबा किस से क्रिया करता है? पानी से क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, और क्या बनाता है? CuCO3.CuH, ठीक है, CuCO3 जिसको अपन बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट, और CuOH जिसको अपन बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड। और ये किस, देखो तांबे पर हरे रंग की परत बेसिक कॉपर कार्बोनेट, तो ये इसका नेचर कैसा है? ये बेसिक है, मतलब क्षारीय प्रवृत्ति का है। तो तांबे पर हरे रंग की परत, ठीक है, ड्यू टू कॉपर कार्बोनेट की वजह से CuCO3.CuOH, और अपना चांदी पे काले रंग की परत तो सिल्वर सल्फाइड की वजह से, Ag2S की वजह से, ठीक है। और लोहे पर जंग का सूत्र Fe2O3.XS2। वापस से बताता हूँ, लोहे पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ती है, चांदी काली पड़ जाती है, और कॉपर क्या हो जाता है? हरा हो जाता है, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो वापस से तीनों को समराइज करते हैं, जल्दी से सुनना। लोहे की सतह पर भूरे रंग की परत बन जाती है, संक्षारण का उदाहरण है। तो 4Fe3O2 प्लस XS2 के कॉन्टेक्ट में आके बनाता है 2Fe2O3.XS2 जिसको कि अपन बोलते हैं जंग या रस्ट। आगे चांदी का काला पड़ना तो वायु में उपस्थित सल्फर यौगिकों के कारण, वायु में उपस्थित सल्फर यौगिकों के कारण चांदी क्या पड़ जाती है? काली, चांदी पर काले रंग की परत बन जाती है, Ag2S, ठीक है। तांबे पर कौन सी परत बनती है? हरी परत बनना, तो तांबे पर हरे रंग की परत बनना क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। पूरी रिएक्शन की बात करें तो कॉपर वाटर के, ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आके बनाता CuCO3.CuH2, ठीक है, CuCO3.CuH2। CuCO3 को अपन बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट, और CuH2 को अपन बोलेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड। अगला संक्षारण से हानि। अब संक्षारण से क्या क्या नुकसान है? देखो संक्षारण धातुओं का अपघटित होना, अब धातुएं नष्ट हो रही है तो उसके नुकसान देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बेसिक नॉलेज अपनी यही कहती है, कॉमन सेंस यही कहता है ना अपना, कि जब भी धातुओं के संक्षारण होगा तो उससे क्या क्या होंगे? धातुओं की चमक क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। जो चांदी अपने को बहुत ही आकर्षित करने वाले कलर में होती है, काली पड़ने लग जाती है। कॉपर जो है अपना तांबा हरे रंग का हो जाता है, तो एक तरीके से उनका कलर चेंज हो जा रहा है, तो वो अपने को उतनी आकर्षक नहीं लगेगी, ठीक है। तो धातुओं की चमक नष्ट हो जाती है, जो कि धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है। अपन ने पढ़ा था धातुओं में कैसी होती है? लक्ष्वर्ड्स इन नेचर, ठीक है, चमकती है धातुएं। आगे धातुएं अवघटित हो रही है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, तो धातुएं कमजोर हो जाती है। मशीनों एवं भवनों को क्या होता है? नुकसान होता है। तो वो सारी मशीनें और भवन जिसमें कि अपन ने कोई ना कोई धातु काम में ले रखी है, तो समय के साथ धातु धीरे धीरे अपघटित होने लगती है, तो भवनों को और मशीनों को क्या होता है? नुकसान होने लगता है। अगला आर्थिक हानि तो होती है। अब सिंपल सी बात है ना, अगर अपने भवन वगैरह या मशीन जो है वो खराब हो रही है तो अपने को आर्थिक हानि होगी, अपने को पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसको सही करवाने में, नई लाने में पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो एक तरीके से अपने को आर्थिक रूप से हानि भी देखने को मिलती है। अगला संक्षारण से सुरक्षा, जिसको अपन बोलेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि अपन संक्षारण से कैसे सुरक्षित, संक्षारण से कैसे धातु को बचा सकते हैं। तो नंबर 1 पेंट करना, पेंटिंग, ठीक है। लोहे के दरवाजों पे आपने अक्सर देखा होगा कि दिवाली वगैरह के आसपास या जब भी टाइम मिलता है पेंट वगैरह अपन जरूर करते हैं, ताकि जब बारिश हो या वाटर के कांटेक्ट में अपना आयरन का ऑब्जेक्ट आए तो वो खराब ना हो। तो आयरन की वस्तुओं को, मतलब लोहे की वस्तुओं को संक्षारित होने से, खराब होने से बचाने के लिए उन पे सबसे सिंपल मेथड क्या कर देते हैं? उन पे पेंट कर देते हैं। और लोहे की वस्तुओं पे आपने पेंट जरूर देखा होगा करते हुए। और जब भी आपके मन में ये सवाल आया हो मान लो, तो बहुत अच्छी बात है कि लोहे पे पेंट क्यों करते हैं? उसको संक्षारित होने से बचाने के लिए, ठीक है। मेन साइंटिफिक रीजन यही है। तो धातुओं की सतह पर पेंट की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे वायु और नमी का संपर्क नहीं होता, सीधे नहीं होगा। अपन ने एक लेयर लगा दी है पेंट करके, अपन ने क्या करा? धातु का
वायु से सीधा संपर्क के बीच में अपन ने पेंट की लेयर लगा दी, तो धातु जो है वो वायु से या वायु धातु से सीधा क्रिया नहीं कर पाएगी वातावरणीय कारकों से। अगला, तेल या ग्रीस लगाना। धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगाने से नमी नहीं पहुंचती, तो धातु की सतह पर अगर अपन तेल या ग्रीस लगा दें तो भी वहां पे नमी नहीं पहुंचेगी। आप लोगों को बताइए, जो भी मशीनरी, जो भी आपने अगर मशीन वगैरह कोई यूज में ली हो तो वहां पे टाइम टू टाइम उस पर ग्रीस किया जाता है, उसकी ऑयलिंग की जाती है। चलो ये तो अपने थोड़ी हाई लेवल की बात हो गई। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सब लोगों ने साइकिल चलाई है, मैं भी साइकिल चलाता था, बचपन की यादें हैं साइकिल वाली, ठीक है। तो साइकिल लेके निकल जाते थे। अब मेरे को जहाँ तक याद है, आपको भी ये चीज़ कनेक्ट होगी, फील होगा आपको। पास में चलते हैं थोड़ा सा। देखो साइकिल चलाते थे तो बारिश वाला सीजन आता था, रेनी सीजन। अब बारिश में भी, क्योंकि देखो सुनो, बच्चे को क्या रहता है, बहुत ऐसे उसके बहुत नई नई चीज़ें ट्राई करने का उसका मन करता है। तो मैं भी क्या करता था, बारिश में पानी भर जाता था तो क्या करता था, मैं साइकिल उसके अंदर से निकालता था पानी में से। पता नहीं क्यों मजा आता था। बड़े होने के बाद क्या हो गया, अब अपन तो ना, बड़े होने के बाद होता क्या है, अपन बाइक या साइकिल उधर से निकालते हैं जहाँ पे पानी कम हो। पर जब छोटा रहते हैं तब पता है क्या, कैसे दिमाग चलता है। छोटा रहता है तो दिमाग चलता है, पानी जहाँ पे ज़्यादा वहाँ से निकालेंगे और पानी को उछालने में मज़ा आता था, ठीक है। तो अब आपने भी ये किया होगा, शायद नहीं किया है तो अच्छी बात है, किया है तो फिर अपन सब एक तरीके से सेम हरकत कर चुके हैं। तो सिंपल सी एक बात है कि जब बारिश वाला सीजन आता था तो साइकिल गाड़ी सब में वहीं से निकालता था। अब देखो, क्योंकि साइकिल की जो चेन है वो वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो उसके ऊपर से तेल या ग्रीस धीरे धीरे हटने लगेगा, और वो हट भी जाता था क्योंकि पानी के अंदर से निकाल रहा हूँ मैं। फिर मेरे को इस चीज़ का एहसास होता था थोड़े दिन बाद, जैसे मैं पेंडल मारता था, ठीक है, जैसे ही चेन घूमती थी तो उससे आवाज़ आने लगती थी बहुत ज़्यादा। और जब तेल या उसमें ग्रीस नहीं लगाता था तो आवाज़ तेज होती रहती थी और कई बार वो टूट भी जाती थी। तो उस स्थिति में क्या करता था मैं, जो भी हमारे पास में अंकल वगैरह रहते थे, भैया वगैरह रहते थे साइकिल की दुकान वाले, उनके पास जाता था। वो क्या करते थे, 2 मिनट में उस पर ऑयल या ग्रीस लगा देते थे और उसके बाद में साइकिल इतनी स्मूथ चलती थी। पहली बात तो आवाज़ नहीं आ रही है, दूसरी बात तो स्मूथ चल रही है, क्योंकि अपने वहाँ पे जो भी अपने पास जो मशीन वगैरह थी, वहाँ पे जो चेन वगैरह थी लोहे की, उसमें अपन क्या कर देते थे, उसमें अपन ऑयल या ग्रीस दे देते थे। ऑयल या ग्रीस देने से क्या होता है, और बाइक में भी आप लोगों को पता ही होगा, बाइक वगैरह में भी अपन यही चीज़ यूज़ में लेते हैं। जितनी भी अपने पास, अब छोटी बात हटाते हैं, बड़ी बात पे आते हैं, जितनी भी मशीनें अपने पास, जितने भी अपने पास, ठीक है, जो भी मशीन वगैरह है, जो भी अपने पास आयरन के ऑब्जेक्ट है, उनको अपन टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, उनमें ग्रीस या ऑयल लगाते हैं, जिससे उनकी वर्किंग क्या हो सके, बहुत ही आसान हो सके, बहुत स्मूथ हो सके। तो तेल या ग्रीस लगाना, धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगाने से नमी नहीं पहुंचती। उदाहरण मशीनों के पुर्जे। अगला इंपॉर्टेंट है, देखो गैल्वेनीकरण, जिसको अपन बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में समझना। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लो मेरे पास ये आयरन का एक बॉक्स है, ठीक है, आयरन का एक बॉक्स है। अब मैंने क्या करा, इस पे जिंक की पतली परत चढ़ा दी। इसके चारों तरफ मैंने किसकी परत चढ़ा दी, सुनना ध्यान से, इसके चारों तरफ मैंने किसकी परत चढ़ा दी बच्चों, जिंक की। ये जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है ये जिंक है, और जो ब्लैक कलर का वो आयरन है। अब मैंने क्या किया, सुनना, आयरन के ऊपर, वरना ऐसे देख लो, ये मेरा आयरन, इस आयरन के ऊपर मैंने कौन सी परत चढ़ा दी, ये जिंक की परत चढ़ा दी, ठीक है। अब आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, जिंक और आयरन में किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे को, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा जिंक और आयरन में किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। मैं भी पानी वगैरह पी लेता हूँ जब तक। जल्दी से आपको अभी के अभी कॉमेंट करके बताना है कि जिंक और आयरन में किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, जल्दी बताओ। जिंक और आयरन में किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, ठीक है। आपका आंसर आ गया होगा रिएक्टिविटी सीरीज से। फिर से बोल देता हूं, कमल नमन का मांगे, अलीजान फिर से निकले, सुने प्रभु हमारी, कौन है आगे पृथ्वी की ओर। सुन लो, कमल नमन का मांगे, अलीजान फिर से निकले, अलीजान फिर से निकले, सुने प्रभु हमारी, कौन है आगे पृथ्वी की ओर, ठीक है। अब यहां से देख लो, जिंक और आयरन में ऊपर कौन है, जिंक, नीचे कौन है, आयरन। ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता कम होती जाती है। तो जैसे जैसे पर ऊपर से नीचे जाएंगे धातुओं की क्रियाशीलता कम होगी, और अपने को पता है जिंक की क्रियाशीलता आयरन से ज्यादा होती है। अब देखो सिंपल बात है, जिंक की क्रियाशीलता आयरन से ज्यादा है, तो जब भी इसके संपर्क में वायु, नमी वगैरह, ऑक्सीजन, जो भी गैसेज आएगी, तो जिंक पहले क्रिया करेगा। और आपको पता है अगर जिंक पहले क्रिया करेगा तो कौन अपघटित होगा, जिंक अपघटित होगा, आयरन का कुछ भी
नहीं बिगड़ेगा जब तक जिंक अपघटित नहीं हो जाता। तो मैंने आयरन के ऊपर जिंक की परत लगाई, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लोहे पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया का नाम है, इस प्रोसेस का नाम है गैल्वेनीकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इससे क्या होता है, जिंक जो होता है खुद अपघटित हो जाता है और आयरन को प्रोटेक्ट करता है, आयरन की रक्षा करता है और जिंक खुद अपघटित होता है। तो ये ऐसे समझ लो कि बॉडीगार्ड है, समझ लो जिंक किसका, आयरन का। जिंक आयरन का बॉडीगार्ड है जो क्या करता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो ये जिंक जो होता है मतलब बॉडीगार्ड है, तो ये अपने ऊपर ले लेगा उस प्रॉब्लम को, आयरन को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देगा। तो जिंक, आयरन पे जिंक की पतली परत चढ़ाना, प्रक्रिया का नाम गैल्वेनीकरण। लोहे पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, उदाहरण पानी की पाइप, लोहे की चादरें, तो लोहे वगैरह की चादर पे जिंक की परत चढ़ा दो तो क्या होगा, उसको अपन संक्षारित होने से बचा सकते हैं। ऐसे कैसे, जो पानी की पाइपलाइन होती है इसमें भी अपन क्या कर सकते हैं, जिंक की लेयर लगा सकते हैं जिससे कि आयरन को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। इंपॉर्टेंट बात है गैल्वेनाइजेशन, जब भी परिभाषा आ जाए गैल्वेनीकरण क्या है तो आपको कहना है आयरन पर या लोहे पर या Fe पर जिंक की पतली परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। ये प्रक्रिया इसलिए की जाती है क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता आयरन से ज्यादा होती है, अतः जिंक अपघटित हो जाता है और आयरन को प्रोटेक्ट करता है। अतः जिंक पहले अपघटित हो जाता है और आयरन की, लोहे की सुरक्षा करता है। खत्म बात। अगला क्रोमियम या टिन की परत चढ़ाना, धातुओं की सतह पर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, अपन क्रोमियम की या टिन की भी परत चढ़ा सकते हैं, ध्यान रखना, क्रोमियम की और टिन वगैरह की अपन क्या कर सकते हैं, परत चढ़ा सकते हैं। पर एक और बात ध्यान रखना है, गैल्वेनाइजेशन क्या है, ध्यान से सुनो, गैल्वेनाइजेशन क्या है, गैल्वेनाइजेशन है, देखो बच्चों ध्यान से सुनना एक मेरी बात, गैल्वेनाइजेशन क्या है, गैल्वेनाइजेशन तो सिंपल बात है, लोहे पे जिंक की परत चढ़ाना। अपन क्रोमियम में टिन की परत भी चढ़ा सकते हैं, क्रोमियम या टिन की परत भी चढ़ा सकते हैं। इसका भी रीजन समझ लो, जैसे मान लो मैंने क्रोमियम की परत चढ़ा दी, ठीक है, ये क्रोमियम समझ लो और अंदर कौन बैठा है, आयरन बैठा है, ये अंदर आयरन बैठा है और बाहर मैंने क्रोमियम की परत चढ़ा दी। अब पहले जो होगा वो किसके साथ होगा, क्योंकि देखो आयरन के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो आ ही नहीं सकता, वायु हो गई, आर्द्रता हो गई, नमी हो गई, क्या वो इस आयरन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकती है क्या, कि सर नहीं आ सकती। पहले उसको कौन मिलेगा, उसका बॉडीगार्ड मिलेगा और यहाँ पे अपन क्रोमियम की परत चढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्रोमियम की या टिन की, ठीक है, एसएन वगैरह की अपन यहाँ पे परत चढ़ा सकते हैं। आगे धातु की सतह पर, तो ये परत चढ़ाने का मतलब धातु की सतह पर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है, उदाहरण नल वगैरह और साइकिल के भाग। अगला पांचवा, मिश्र धातु बनाना। मिश्र धातु को बोलते हैं अलॉय। मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, अलॉय फॉर्मेशन, मिश्र धातु निर्माण, अलॉय फॉर्मेशन या अलॉइंग। तो क्या है मिश्र धातु, तो धातु, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। कुछ कभी कभी इसमें अधातु भी मिक्स कर दी जाती है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता देता हूं, अगर आपने आपके घरों में स्टील के बर्तन देखे तो स्टील में एक अधातु मिलाई जाती है जिसका नाम है कार्बन। क्या बोला मैंने, स्टील में एक अधातु मिक्स की जाती है जिसका नाम है कार्बन। तो धातु में दूसरी धातु मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है जो क्या करती है, संक्षारण का कम शिकार होती है। तो ऐसे समझ लो मिश्र धातुएं जो होती है वो धातु के मुकाबले कम संक्षारित होती है। मिश्र धातु धातु के मुकाबले कम संक्षारित होती है, डन है बात। तो धातुओं में दूसरी धातु मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है जो कि संक्षारण का कम शिकार होती है, उदाहरण स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टील एक टाइप का अपना क्या हो गया, मिश्र धातु। आगे संक्षारण क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है एनसीईआरटी के आपके, धातुओं का वायु, नमी आदि के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है, अथवा धातु का वातावरणीय कारकों के प्रभाव से धीरे धीरे अपघटित होना संक्षारण कहलाता है, अथवा धातुओं का ऑक्सीकरण एक प्रकार का संक्षारण है। सेकंड, लोहे पर जंग लगने के लिए कौन कौन सी दो चीजें आवश्यक है, तो लोहे पर जंग लगने के लिए एक तो अपने को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, जो कहां से मिलेगी मेरे को, वायु से, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन नाइट्रोजन सारी गैसेस होती है, मेरे को वायु में से कौन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और सेकंड, जल, जो कि नमी वगैरह, वाटर वेपर। थर्ड, गैल्वेनीकरण क्या है, तो लोहे की सतह पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैल्वेनीकरण कहलाती है। ध्यान रखना यही वाली बात, लोहे पर, ठीक है, ये अपना लोहा, इस पर मैंने किसकी पतली परत चढ़ा दी, जिंक की पतली परत चढ़ा दी, प्रक्रिया का नाम गैल्वेनीकरण। चांदी काली क्यों पड़ जाती है, वायु में उपस्थित सल्फर यौगिकों से अभिक्रिया के कारण। और सल्फर यौगिक कौन है, अपना जो सल्फाइड क्रिया करता है और बनाता है Ag2S, क्या बना लेता है बच्चों, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड की वजह से। ठीक है, आगे रैपिड रिवीजन भाई वेरी सर, देखो धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण, रैपिड रिवीजन वन लाइन में, धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण। लोहे पर जंग का सूत्र, लोहे पर जो जंग लग रहा है जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3.X2। थर्ड, चांदी काली क्यों पड़ जाती है, उस संक्षारण के कारण। चांदी कैसे पड़ जाती है, संक्षारित होने पे काली पड़ जाती है, Ag2 के कारण। तांबा क्या पड़ जाता है, तांबा हरा, तांबा क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, CuCO3 किसके कारण, फॉर्मूला CuCO3 कॉपर कार्बोनेट .CuOH होल ट्वाइस। तो इसकी वजह से चांदी क्या पड़ जाती है बच्चों, चांदी काली पड़ जाती है।
सॉरी, चांदी काली पड़ती है Ag2S के कारण, वापस ध्यान दो, चांदी काली पड़ती है Ag2S के कारण, तांबा हरा पड़ता है CuCO3.COH के कारण, और लोहे पर जंग का सूत्र अपने को बताइए Fe2O3.XH2O। ये किसके साथ? ये लोहे के साथ। ये किसके साथ? ये कॉपर के साथ, ये अपना तांबे के साथ, ये अपना चांदी के साथ। ध्यान रहेगी क्या बात? ये चांदी के साथ Ag2S, ये अपना कॉपर के साथ CuCO3.COH, और ये अपना लोहा Fe2O3.XH2। तो लोहे पर जंग का सूत्र Fe2O3.XH2। चांदी क्या पड़ जाती है संक्षारित होने के बाद? काली। किसके कारण? Ag2S के कारण। और तांबा कैसा पड़ जाता है? हरा पड़ जाता है CuCO3.COH के कारण। सुरक्षा के उपाय क्या क्या कर सकते हैं? पेंट कर दो, तेल या ग्रीस लगा दो, गैल्वेनीकरण कर दो, धातु पे दूसरी धातु की परत चढ़ा दो, और मिश्र धातु बना दो। एग्जाम वन लाइनर वेरी इंपॉर्टेंट। लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों आवश्यक है। दिमाग में बात रखना, लोहे पर जंग लगने के लिए, लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों आवश्यक है। एग्जाम में भूल जाओ तो लिखना Fe+O2+XH2O, और क्या बनाना? Fe2O3.XH2O। बैलेंस करूंगे तो यहाँ देखो मेरे को क्या करना है, यहाँ 3 लगाए तो 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 लगा देता हूँ, 3 × 2 6। इधर आयरन मैंने क्या कर दिया 4, तो ये रिएक्शन क्या हो चुकी है? बैलेंस। 4 Fe, 2 × 2 4 Fe, 3 × 2 6 ऑक्सीजन, 3 × 2 6 ऑक्सीजन। ठीक है, XH2O। और इसी को अपन क्या बोल देते हैं? इस पूरे को अपन बोल देते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? रस्ट बोले तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3.XH2O। लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों आवश्यक है। तो ये अपने बात हो गया। अब अपन स्टार्ट करने वाले अपना अगला टॉपिक मिश्र धातु। उसके पहले सफलता वही पाता है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करता है। देखो इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रोज अगर आप इंप्रूवमेंट करते हो अपने अंदर, रोज अपने अंदर थोड़ा बहुत सुधार करते हो, अगर आपने एक आदत बना ली कि मेरे को रोज 1 घंटे साइंस की वीडियो देखनी है, रोज 1 घंटे मैथ्स की वीडियो देखनी है, मतलब 2 घंटे आपको वीडियो देखनी ही देखनी है, तो आप 30 दिन ये काम करके देखना। लगातार करना पड़ेगा, पर 30 दिन एक बार आप एक काम करना है आपको। देखो 30 दिन का टारगेट बनाओ, लिस्ट बना लो, 1 से लेकर 30 तक की गिनती लिखो, और वहां पे है ना 1 लिख लो मैथ्स और 1 लिख लो साइंस, MS। ठीक है, मैथ्स साइंस। MS कब लिखोगे आप? जब आप उस दिन पढ़ाई करोगे। तो ये आपको MS कितने दिन लिखना है? 1 से लेकर 30 तक के दिन बना लो, 1 से लेकर 30 तक के दिन बना लो, एक पेपर ले लो, उसमें 1 से लेकर 30 तक के दिन बनाओ। फिर MS मतलब आज मैथ्स और साइंस दोनों की वीडियो देखे, फिर सेकंड दिन भी आपने M और S की वीडियो देखे। ऐसा 30 दिन करके देखना, और 30 दिन बाद अपनी नॉलेज चेक करना। आपको पता चल जाएगा कि आप में कितना ग्रोथ हो चुकी है, आपकी कितनी ग्रोथ हो चुकी है, आपने कितनी नई नई चीज़ें सीखी, आपने कितने नए नए वर्ड सीखे, आप कितने पहले के कंपैरिजन में स्मार्ट बन चुके हो, बुद्धिमान बन चुके हो। तो सिंपल सी बात है, एक दिन से कुछ नहीं होता, पर अगर अपन रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो एक दिन जरूर कुछ होगा। ठीक है, तो रोज की मेहनत है बच्चों, रोज मेहनत करोगे थोड़े थोड़े। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, इस चैनल पे हमने कितने 250 शायद 250 के आसपास वीडियो डाल दी है ना, 250 से ज़्यादा हो गए। अब वो एक दिन में डले क्या? एक दिन से नहीं डले। मैं और आपके मैथ्स वाले सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तब जाके ये धीरे 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 वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो एक दिन से कुछ भी नहीं होता, पर अगर अपन रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करें, ठीक है, रोज अगर अपन थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे, तो यकीन मानना एक दिन बहुत कुछ देखने को मिलेगा और एक दिन बहुत कुछ होगा। स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते, मिश्र धातु पे आते हैं। मिश्र धातु को अपन बोलते हैं एलॉय। सिंपल सी परिभाषा, कोई भी बोले मिश्र धातु क्या है तो आप कहोगे धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। और कई बार इनमें अधातु भी मिक्स कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टील अपन मिक्स कर, सॉरी अधातु कार्बन मिक्स कर देते हैं किसमें? अपन स्टील में। तो जो स्टील है उसमें अधातु मिलाई जाती है जिसका नाम है कार्बन। और बाकी धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु है, और कभी कभी अपन बोल देते हैं धातु प्लस अधातु का मिश्रण भी अपन मिश्र धातु बोल देते हैं। मिश्र धातु एलॉय एवं उसके अनुप्रयोग, ठीक है, उपयोग सॉरी। मिश्र धातु एलॉय क्या है? तो सिंपल सी, मिश्र धातु क्या है? 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा एक धातु और एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया समांगी मिश्रण। क्या आप में से कोई मेरे को बता सकता है कमेंट में कि समांगी मिश्रण क्या होता है? आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, समांगी मिश्रण, जिसको अपन बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण क्या होता है? तो देखो बच्चों, होमोजीनियस मिश्रण, समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव कैसे व्यवस्थित हो, बहुत ही मतलब ऐसे समझ लो कि उनका जो व्यवस्था हो ना वो बहुत सिस्टमेटिक हो, और देखने में पता नहीं चले कि उसके अंदर क्या क्या मिलाया हुआ है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो सब्जी वगैरह बनाएंगे घर पे, ठीक है,
और उसमें अपन ने नमक मिक्स किया है, और नमक की क्वांटिटी अगर बहुत ज़्यादा डाल दी, मान लो नॉर्मल से ज़्यादा डाल दी, तो अगर मैं कहूँ कि वो जो नमक का ज़्यादा टेस्ट किस किस को आएगा, तो आंसर है सर सबको आएगा। ऐसे मान लो उस सब्जी में नमक डाला ही नहीं अपन ने, तो फीकी किसको लगेगी, सबको लगेगी। क्या कभी ऐसा होता है क्या कि अपन ने नमक डाला और किसी एक ही इंसान के पूरा नमक चला गया? ऐसा नहीं होता है। क्या कभी ऐसा होता है क्या कि एक इंसान के तो नमक पूरा गया और एक के कुछ भी नहीं गया, या कि 2-4 जनों की ज्यादा गया और 2-4 जनों के कम गया? ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मिश्रण कैसा बनता है, समांगी मिश्रण बनता है। ठीक इसी तरह एक और एग्जांपल सुनना मेरा। चाय बनाई, उसमें शक्कर डाली अपन ने, उसको अच्छे से मिक्स वगैरह कर दिया। अब जो शुगर का टेस्ट है वो हर एक कप में क्या आने वाला है, ठीक है, कप वगैरह में अपन ने चाय डाल दी सबको, अब हर एक कप में शुगर का टेस्ट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। इसका मतलब है वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। ये भी हटाओ, आपने ज्वेलरी वगैरह देखे होंगे, जितने भी ज्वेलरी आइटम्स होते हैं, जो भी आभूषण वगैरह महिलाएं पहनती हैं, पुरुष भी पहनता है, ऐसी बात नहीं है, तो जो भी आभूषण वगैरह पहनते हैं, प्योर सोने से अपन, प्योर सोना 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का, उससे अपन ज्वेलरी नहीं बना सकते, उससे आभूषण नहीं बना सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो अपन उसमें क्या कर देते हैं, अपन तो क्या, जो भी ज्वेलरी वाले हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं उसमें सिल्वर वगैरह, कॉपर वगैरह कुछ ऐड कर देते हैं उसमें। अब देखने में अपने को पता चलता है क्या कि इसमें सिल्वर या कॉपर है? देखने में पता नहीं चलता, उसको देख के अपन जज नहीं कर सकते कि इसमें ये चीजें हैं। इसको भी हटाओ एग्जांपल को, स्टील, आपके अपने घरों में स्टील के बर्तन देखे होंगे। स्टील एक प्रकार की मिश्र धातु है, स्टील एक प्रकार की मिश्र धातु है। क्या आपको स्टील को देख के पता लगता है क्या कि इसमें क्या क्या है? अरे क्या आप स्टील को देख के पता लगा सकते हो क्या उसमें क्या क्या है? नहीं पता लगा सकते। क्यों नहीं पता लगा सकते? क्योंकि स्टील मिश्र धातु एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, वहां पे अवयव एक समान रूप से व्यवस्थित है और वहां पे अरेंजमेंट एकदम सिस्टमेटिक है। वहां पे अपन देख के नहीं बता सकते, वहां पे कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं है, वहां पे कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं है, इसलिए अपन उसको क्या बोल देते हैं, समांगी मिश्रण बोल देते हैं। जब चीजें एक समान रूप से व्यवस्थित होती है उसको अपन समांगी मिश्रण बोलते हैं। और अपन वहां पे कोई बाउंड्री डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ तो सिल्वर रही है, यहाँ तो कॉपर रहा, या स्टील की बात करूँ तो ये अलग धातु है, ये अलग धातु है, ऐसा अपन कुछ भी नहीं कह सकते। तो एक टाइप का कैसा मिश्रण हुआ मेरे बच्चों? समांगी मिश्रण हुआ। तो मिश्र धातुएं सामान्यतः शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक मजबूत। देखो मिश्र धातु के ये बहुत ज्यादा मैं कहूँ तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिश्र धातुएं सामान्य शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक मजबूत, अधिक कठोर एवं संक्षारण रोधी होती है। परिभाषा ऊपर वाली दो या दो से अधिक धातुओं का अथवा एक धातु और एक अधातु का समांगी मिश्रण को अपन क्या बोल देते हैं? मिश्र धातु या अलॉय। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा आजकल गाड़ी वगैरह में लोग अलॉय व्हील लगवाते हैं, ठीक है। अलॉय व्हील क्यों लगवाते हैं? बिकॉज अलॉय व्हील जो है वो कैसा है, नॉर्मल धातु के मुकाबले अधिक मजबूत है, अधिक कठोर है और संक्षारण होती है। इस वजह से अलॉय वगैरह यूज में रहते हैं। उन अलॉय को कुछ भी नहीं, अलॉय को अपन हिंदी में मिश्र धातु बोलते हैं, धातुओं का मिश्रण, ठीक है। दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण या एक धातु अथवा एक अधातु का, एक धातु तथा एक अधातु का मिश्रण। आगे प्रमुख मिश्र धातुएं एवं उनके अवयव सुनते जाना। अब मन सबसे पहले बात करते हैं पीतल। पीतल को अपन इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास, ठीक है। पीतल जिसको अपन बोलते हैं ब्रास, उसमें कौन कौन सी धातुएं रहती है? तो उसमें एक रहता है तांबा, एक रहता है जिंक। तांबा बोले तो कॉपर, जिंक बोले तो Zn। तो उसमें कॉपर और जिंक रहता है। उसके क्या क्या उपयोग है? तो बर्तन वगैरह बनाने में, सजावटी वस्तुएं, संगीत वाद्य यंत्र, इन सब में पीतल काम में आता है। पीतल के बर्तन देखे होंगे, सजावटी वस्तुएं देखी होगी, संगीत वाद्य यंत्र देखे होंगे, ठीक है। तो उसमें पीतल काम में आती है। किससे मिलकर बनती है पीतल? कॉपर प्लस जिंक से। कॉपर एक धातु है, जिंक भी एक धातु है, और कॉपर और जिंक को जोड़ दो तो क्या बन गई? मिश्र धातु। आगे कांसा, ब्रॉन्ज, ठीक है। ये किसका मिश्रण है? तांबा प्लस टिन का, तांबा प्लस टिन का, Cu प्लस Sn का, Cu प्लस Sn का। देखो सिंपल बात, पीतल में Zn था, कांसे में Sn है तो N वाला ही, उधर Zn नीचे Sn, तो इसमें Cu प्लस Sn, तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस टिन, टिन का सिंबल Sn, तांबे का सिंबल Cu। तो ब्रॉन्ज के क्या क्या उपयोग है? मूर्तियां वगैरह बनाने में, पदक वगैरह, घंटियां वगैरह बनाने में ब्रॉन्ज का उपयोग होता है। आगे स्टील, स्टील पे आते हैं। तो स्टील में क्या क्या है? तो देखो स्टील किससे मिलकर बनता है? लोहा तो है ही अपना, आयरन तो है ही, साथ में कार्बन, तो Fe प्लस कार्बन। इसके अलावा और भी धातुएं होती है, पर मेनली लिख रहा हूं मैं एक आयरन और एक तो अपना आयरन Fe और एक अपना कार्बन। तो ये भवन, पुल, मशीनें बनाने में होता, अपने को पता ही है, स्टील वगैरह काम में आता है। आगे स्टेनलेस स्टील का क्या काम है? तो इसमें लोहा, क्रोमियम और निकेल। लोहा बोले तो Fe, ठीक है, क्रोमियम बोले तो Cr और निकेल बोले तो Ni, ठीक है। FeCrNi ये काम में आते हैं। तो ये किस किस में? बर्तन वगैरह में, सर्जिकल उपकरण बनाने में। आगे सोल्डर, ठीक है। सोल्डर में क्या होगा? सीसा प्लस टिन, सीसा प्लस टिन। सीसा बोले तो अपना Pb, सीसा बोले तो अपना Pb जिसको अपन लेड बोलते हैं,
और टिन बोले तो अपना SN। ठीक है, इसके क्या क्या उपयोग है? विद्युत तार जोड़ने में, विद्युत तार को जोड़ने में सोल्डर का उपयोग किया जाता है, जो किससे मिलकर बनता है? सीसा प्लस टिन से, Pb प्लस SN से। आगे ड्यूरालुमिन। ठीक है, ड्यूरालुमिन क्या है? सुनना ध्यान से, एल्यूमिनियम प्लस तांबा प्लस मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज। एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस अपना तांबा अपना Cu। ठीक है, उसके बाद में अपना मैग्नीशियम Mg और उसके बाद में अपना मैग्नीज जो कि होता है अपना Mn। तो AlCuMgMn। ठीक है, ये ड्यूरालुमिन है जो किसको बनाने में यूज में होता है? हवाई जहाज बनाने में काम में आता है ड्यूरालुमिन। एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज। मिश्र धातुओं के लाभ, नॉर्मल धातुओं के मुकाबले अधिक कठोर होती है, अधिक मजबूत होती है, संक्षारण कोरोजन बहुत कम होता है, विशेष गुण प्राप्त होते हैं नॉर्मल धातुओं के मुकाबले। एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न, मिश्र धातुएं क्या है? तो दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु अथवा एक अधातु का जो मिश्रण है, धातु तथा अधातु का मिश्रण को भी अपन क्या बोल देते हैं? मिश्र धातु बोल देते हैं, अलॉय बोल देते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं का अथवा एक धातु और एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। आगे पीतल का संगठन लिखिए। पीतल का संगठन क्या होता है? तांबा प्लस जिंक। पीतल का संगठन क्या होता है? तांबा प्लस जिंक मतलब Cu प्लस Zn। पीतल का संगठन तांबा प्लस जिंक मतलब Cu प्लस Zn। कांसा किससे बना होता है? तो कांसा बना होता है, Zn की जगह क्या लिख दो? Sn लिख दो, इधर Zn इधर Sn। कॉपर दोनों में कॉमन है, तांबा दोनों में कॉपर है, इधर जिंक इधर टिन, ऊपर Zn नीचे Sn। ठीक है, तो कांसे में Sn, पीतल में Zn। आगे स्टेनलेस स्टील का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? रसोई के बर्तन में, चिकित्सा उपकरण में तथा मशीनों में स्टेनलेस स्टील का उपयोग होता है। रैपिड रिवीजन बाय BRU सर, सुनना जल्दी से। पीतल में कॉपर जिंक, कांसा में कॉपर प्लस Sn, स्टील में आयरन प्लस कार्बन, स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम और निकेल, FeCr और Ni, सोल्डर में Pb और Sn। मिश्र धातु अधिक मजबूत एवं संक्षारण रोधी होती है। मिश्र धातु अधिक मजबूत, अधिक कठोर एवं संक्षारण रोधी होती है। साइंस जरा भाई BRU सर की एक बात दिमाग में रखना है, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, अब देखो रिवीजन प्रैक्टिस की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, सिंपल सी एक बात बताता हूँ। जैसे आपने एक बार ये चैप्टर पढ़ा, देखो लर्निंग प्रोसेस है क्या बताता हूँ आपको। जब आपने चैप्टर पढ़ा तो आपने अच्छे से इसको सुना। ठीक है, अब ये जो PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर करने वाला हूँ, आपको टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल वगैरह पे शेयर कर दूंगा, वरना अब मेरे नंबर आप नोट कर सकते हो 8302898893। इन पे मेरे को कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, ये PDF मांग लो, मैं आपको शेयर कर दूंगा, वरना हाँ इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके देख के आओ। अपन थे रिवीजन पे, ठीक है ना, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। तो देखो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपने वीडियोस देखे। जैसे इसके 5 पार्ट के अंदर मैंने चैप्टर खत्म किया, चैप्टर एंड हो चुका है। ठीक है, चैप्टर एंड है अपना। तो ध्यान से सुनो मेरे बच्चों कि सबसे पहला काम आपने 5 पार्ट के लेक्चर्स देखे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, वरना एक पार्ट पूरा देख लो आप। ठीक है, तो पार्ट 1 आपने पहले अच्छे से देखा। अब ये PDF आप मेरे से मांग सकते हो, व्हाट्सअप पे ले सकते हो आप मेरे से ये, वरना टेलीग्राम पे या व्हाट्सअप चैनल पे मैं इसको शेयर करूँगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे देख सकते हो। वहाँ से आपने नोट्स वगैरह लिखना स्टार्ट किया, 10 से 20 मिनट मान लो, एक पार्ट को आपको लिखने में इतना टाइम लगेगा जब लगातार लिखोगे, रुकना नहीं है, बस 25 मिनट मान लो। तो आपने नोट्स लिख लिए, फिर सेकंड पार्ट देखा, फिर उसके नोट्स लिख लिए, थर्ड पार्ट देखा, उसके नोट्स लिख लिए, फोर्थ पार्ट देखा, उसके नोट्स लिख लिए, फिफ्थ पार्ट देखा, उसके नोट्स लिख लिए। ठीक है, अब आपने नोट्स लिख लिए, एक बार के अच्छे से नोट्स बना लिए और आपने वीडियो लेक्चर देख लिया। अब आपको क्या करना है, सुनना ध्यान से, 1 वीक के बाद या 10 दिन के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको क्या करना है, उस नोट्स को रिवाइज करना है, उसका क्या करना है, वापस रिवीजन करना, हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। जो मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने आपको सोचने का तरीका बताया था, वैसे सोचना है आपको। ठीक है, मेमोराइज करना है, वर्ड्स को पढ़ने हैं, एग्जांपल्स को लर्न करना है अच्छे से, आपको हर एक चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, तो वो आपका रिवीजन होगा। फिर आपको क्या करना है, मैं टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट डालने वाला हूँ इस चैप्टर के, तो वहाँ जाके मैं क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा मेटल एंड नॉन मेटल का, उसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, एक काम करना है आपको, एक पेपर ले लेना और घर पे बैठ के उसको ट्राई करना है। फिर उसका सॉल्यूशन भी मैं इसी चैनल पे डालूंगा वीडियो बना के, तो वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हो। तो आपने क्या करा, पहले तो आपने अच्छे से पढ़ा, फिर क्या करा, रिवीजन की, फिर आपने कुछ प्रैक्टिस की। जब इतना काम करोगे तब जाके आपको चैप्टर की बहुत सारी बातें समझ आएगी, याद होगी और चैप्टर आपका क्लियर होगा एकदम अच्छे से। तो ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत से इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आलस्य में रह के टाइम पास करते रहो, टाइम बीतता जाएगा, हाफ ईयरली आ जाएगी, धीरे धीरे ईयरली आ जाएगी, और आप कहोगे कि सर कुछ तैयारी नहीं है, कुछ बता दो फाइनल में क्या पढ़े। और एक, अभी से तैयारी करो,
अच्छे से मन लगा के हाफ ईयरली जब आप दोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप कह दोगे सर सच में जो हमने मेहनत की है आपने और मैंने मिल के, वो रंग लेके आएगी, उसका रंग जरूर दिखेगा आपको अपने एग्ज़ाम नंबर्स में। ईयरली में और ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। तो अब कुछ बच्चे ऐसे हैं देखो जिनके मैसेज वगैरह आते हैं मेरे पास इन नंबर पे, वो मेरे कांटेक्ट में है, तो उन्होंने 1 और 2 इतना अच्छे से तैयार कर लिया है और 3rd अपना चल ही रहा है। तो जब 1 जुलाई को आपकी स्कूल्स ओपन होगी ना, तब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 4 चैप्टर ऐसे होंगे कि उनको 4 चैप्टर का आप कोई सा भी सवाल दे दो, ठीक है, बोर्ड वगैरह का, एनसीईआरटी का कोई सा भी सवाल दे दो, उनके 4 चैप्टर एकदम क्लियर है, ठीक है ना, 4 चैप्टर उनके एकदम क्लियर है। और केमिस्ट्री पूरी खत्म करवा दूंगा मैं आपके 1 जुलाई के पहले पहले, कोशिश यही रहेगी मेरी, 1 जुलाई के पहले पहले आपकी केमिस्ट्री 10th क्लास की पूरी खत्म हो जाएगी, फिर अपन बायोलॉजी पे मूव करेंगे 1 जुलाई के बाद में। तो जो ये 4 चैप्टर 1 जुलाई के पहले पहले करके आएगा, उसने ऐसे समझ लो ना एक पोर्शन तो साइंस का वैसे ही खत्म कर लिया है। तो टॉपर वही बच्चे होते हैं, अच्छे मार्क्स उन्हीं के आते हैं। पहले भी मैंने बोला कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है, ठीक है, बच्चे काम तो नहीं करते, छुट्टियां हैं, तो अभी मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे होंगे, अरे अभी तो क्या है, रहने देते हैं, क्या पढ़ने लिखने, बाद में पढ़ लेंगे, वो बात कभी नहीं आता है। तो आपके पास मौका है, अभी जैसे जैसे लेक्चर आते जा रहे हैं आप देखते जाओ, फिर हम रिवीजन लेके आएंगे, मैराथन लेके आएंगे बढ़िया बढ़िया आप लोगों के लिए, 1 शॉट लेके आएंगे, रैपिड रिवीजन लेके आएंगे। अभी हम डिटेल में चीज़ें करवा रहे हैं, तो 1 by 1 लेक्चर देखो और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर आपका 3rd एंड हो चुका है। इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगर अभी तक आपने पार्ट 4 नहीं देखे हैं, 1, 2, 3 एंड 4 4 पार्ट नहीं देखे तो पहले वो जाके देखो, ये चैप्टर खत्म करो। चैप्टर 2nd करवा रखा है, चैप्टर 1st करवा रखा है। तो निरंतरता क्या होती है, 1st 2nd 3rd पे पहुंच चुके, 3rd खत्म कर दिया, अब स्टार्ट कौन सा करने वाले हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक, ये वाला चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये बेटा निरंतरता है, अगर आप लगातार धीरे 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 प्रयास करते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, ये निरंतरता की पावर है। एक दिन में 3 चैप्टर करवाना पॉसिबल है क्या, नहीं, पर धीरे 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 1st चैप्टर स्टार्ट किया, फिर 2nd पे आए, फिर 3rd पे आए, तो ऐसे धीरे धीरे जब अपन चलेंगे तो अपन एक दिन आएगा जब मैं आपको बोलूंगा देखो बेटा लास्ट चैप्टर चल रहा है आपका, चैप्टर नंबर 13 अवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण, और इसके साथ में आपका लेक्चर एंड कर रहा हूँ, ये बात मैं बोलूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आपको वेरी गुड है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आप बहुत बधाई के पात्र हो, पर अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो अभी भी संभल जाओ, अभी भी आपके पास वक्त है, बहुत ज़्यादा वक्त है अभी तो आपके पास। जुलाई के पहले पहले केमिस्ट्री खत्म कर लो तो आप लाइफ में इस 10th क्लास की जर्नी में थोड़े आगे निकल जाओगे उन बच्चे से जो कि छुट्टियों में टाइम पास कर रहे हैं। ऐसे ही मैथ्स वाले सर ने आपको 3-4 चैप्टर शायद कवर करवा दिए वहाँ पे। तो आप लोगों के हाथ में देखो बच्चों कितनी मेहनत आप लोग करते हो, तो ज़्यादा ज्ञान आप दूंगा नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में जब भी आओ चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 पढ़ के आना, बाकी बातें करेंगे अगली क्लास में। ओके बाय बच्चों।